हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और मेरे चैनल पॉलिटिकल ज्ञान में। और मैं जतिन आज आपके लिए एक और ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे पढ़कर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ज़्यादा इजी करके मैं आज आपको समझाने वाला हूं। कुछ हेडिंग्स बताऊंगा, कुछ डेफिनेशंस बताऊंगा, कुछ टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा जो आपने शायद पहले पढ़ लिए होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो आज आप उन्हें समझ लेंगे। तो चलिए हम इसी के साथ शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट बुक पॉलिटिकल साइंस की समकालीन विश्व राजनीति जो पहली बुक है, उस पहली बुक का थर्ड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उस चैप्टर का आपका वो टॉपिक जो शायद बहुत सारे बच्चों ने अभी तक छेड़ा भी नहीं होगा या समझने की कोशिश भी नहीं की होगी, अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध यानी रुकावट, या कह सकते हो व्यवधान। अमेरिकी शक्ति के समक्ष रुकावटें, अवरोध या व्यवधान यानी कुछ ऐसी चीजें जो अमेरिका के वर्चस्व को या अमेरिका के किसी भी कार्य को उस समय के लिए टाल सकती हैं या उस समय के लिए रोक सकती हैं। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन उस समय के लिए रुकावट बन सकती हैं, उस समय के लिए उस काम को रोक सकती हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सिद्धांत जो आपको मैं आज समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और चलिए, टॉपिक का नाम क्या है? अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में अवरोध, जैसा कि मैंने आपको बताया, अवरोध, व्यवधान या फिर रुकावटें यानी उस समय के लिए उस कार्य को रोकने वाले। चलिए हम समझते हैं क्या है। इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उनकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है। यानी अगर हम इतिहास में जाकर देखें तो हमेशा से ये चीज देखी गई है कि जो भी बड़े बड़े साम्राज्य या बड़ी बड़ी शक्तियां थी, जैसे ब्रिटिश या अन्य कोई भी, उन सभी का पतन या उन सभी की समाप्ति का कारण उनकी खुद की शक्ति के अंदर था। यानी जिन कारणों से वो शक्तिशाली दिखाई देते थे, वही कहीं ना कहीं उनके लिए कमजोरियां भी बनकर साबित हो सकती थी आने वाले समय में। और इन्हीं कारणों से कई बार अलग अलग शक्तियों का पतन हुआ। आगे क्या लिखा है? ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर है। जैसा मैंने आपको बताया, तो अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका जिन शक्तियों से, जिन कारणों से वर्चस्वशाली बना, वही कारण उसके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकते हैं। कभी ना कभी उसकी शक्ति को रोकने वाले भी साबित हो सकते हैं। हुआ ये कि 11 सितंबर 2001 को जो घटना, उस घटना के बाद अमेरिका ने अपने आप को कुछ ज्यादा शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया और इसी के चलते उन्होंने एक तो ऐसी कार्रवाई की जिसकी अनुमति उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी संस्था यूएनओ से भी नहीं ली, और अपने अनुसार जैसा उन्हें ठीक लगा वैसे ही उन्होंने कार्रवाई पर ध्यान दिया। उसे कार्रवाई आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अभी आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और समझने को भी आएंगे। तो आपको आराम से जो टॉपिक आपको प्रेजेंट में समझाया जा रहा है आप उस पर ध्यान दें बस, ठीक है। तो 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद के सालों में यह व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे। जैसा मैंने आपको बताया, जो व्यवधान बताए मैंने अभी आपको, जो मैं अभी आपको 3 व्यवधान या 3 रुकावटें बताऊंगा, वो 11 सितंबर 2001 9/11 की जो घटना थी, उस 9/11 की घटना के बाद वो कमजोर पड़ गए, क्योंकि अमेरिका ने एक अपनी शक्ति का प्रयोग गलत तरीके से दिखाना शुरू कर दिया, या शायद वो थोड़ा परेशान हो गया था, वो अपनी भावनाओं में बह गया, जिसकी वजह से उसने इस कार्य को किया। और इसी के चलते यहाँ पर शक्तिशाली जो रुकावटें थी, वो रुकावटें भी यहाँ निष्क्रिय यानी कमजोर पड़ गई, कार्य नहीं कर पाई, ठीक है। चलिए सबसे पहले व्यवधान के बारे में बात करते हैं। इसका सबसे पहला व्यवधान यानी अमेरिकी शक्ति के समक्ष सबसे पहली रुकावट या अवरोध जो है, वो उसका खुद का संस्थागत ढांचा है, यानी संस्थागत बनावट। जैसा कि यहाँ हेडिंग में लिखा भी हुआ है, संस्थागत बनावट, ठीक है। तो संस्थागत बनावट में सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे हमारा भारत है, अगर हम हमारे भारत की बात करें तो हमारा भारत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका इस प्रकार से बटा हुआ है। सेम ऐसे ही अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं में अमेरिका का जो कार्यभार है वो बटा हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका के बारे में, तो अमेरिका, जैसा आपको लगता है कि अमेरिका ज्यादा शक्तिशाली है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली है, मंत्रिमंडल कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक टाइम आने पर, एक समय आने पर मंत्रिमंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह राष्ट्रपति के कार्यों को उस समय के लिए निष्क्रिय कर सकता है, रोक सकता है, उसके काम के आगे बाधा बन सकता है। जिस वजह से यहाँ पर क्या लिखा है, पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है। यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है, और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। यानी सीधे शब्दों में अगर बताया जाए तो तीनों स्तरों पर, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इसी के चलते यहाँ पर कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति अगर शक्तियों का गलत प्रयोग करता है और सैन्य शक्तियों का गलत प्रयोग करता है, तो उन शक्तियों के आगे विधायिका और कार्यपालिका बाधा बन सकती है। ये तो हो गया हमारा पहला। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा पॉइंट।
चलिए अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी उसकी अंदरूनी है, क्योंकि अंदरूनी स्तर पे मैं आपको पहले बता दूं अंदरूनी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये उसके समाज को लेकर बात की जा रही है। इसकी हेडिंग अगर आप बनाना चाहें तो इसकी हेडिंग क्या बन सकती है, या तो जागरूक समाज या उन्मुक्त समाज। यानी यहाँ पर उस ढांचे की बात कर रहे हैं, उस समाज की बात कर रहे हैं जिस समाज ने अमेरिका को इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली, आर्थिक स्तर पे इतना शक्तिशाली बनाया। क्योंकि वहाँ पर सब लोग अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं, कोई किसी सरकार के अधीन काम करने पर जोर नहीं देता, या कोई सरकार के अधीन काम करना पसंद नहीं करता। ज़्यादातर लोग बिजनेसमैन हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें करते हैं। पर जाहिर सी बात है कि अगर वो लोग सिर्फ बिजनेस करेंगे तो फिर किसी के अंतर्गत काम कौन करेगा। तो इसी रीज़न से यहाँ पर वर्कर्स भी हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर अमेरिका द्वारा या उस अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कोई भी गलत काम किया जाता है या शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे कामों के आड़े अगर संस्थागत बनावट काम नहीं कर पाती, यानी संस्थागत ढांचा काम नहीं कर पाता, विधायिका और न्यायपालिका अगर काम नहीं कर पाती कार्यपालिका को रोकने के लिए, तो यहाँ अगला जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ ये बच जाता है कि हम सिर्फ, यानी अमेरिका का समाज जो है वो क्या कर सके, अमेरिका के राष्ट्रपति के जो आगे जो भी चीज़ें हैं जो वो करना चाहते हैं उन चीज़ों को एक रुकावटों के तौर पर दिखाए, और वो उस सब की चीज़ें यानी उन फैसलों के आगे अड़चन बन के खड़ा हो जाए जो कि उसका समाज है। और समाज ही क्या कर सकता है, उन चीज़ों को रोक सकता है और अड़चन पैदा कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रोटेस्ट यानी आंदोलन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, आंदोलन, हड़ताल, दंगे, ये सारी चीज़ें ही ऐसी हैं जो क्या है किसी भी देश की सरकार को अपनी तरफ आकर्षित करने पर ध्यान देती है, अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। और इसी रीजन से यहाँ पर अमेरिका की ताकत के आड़े जो अगला बिंदु है वो हमारा जागरूक या उन्मुक्त समाज है, जो अमेरिका का खुद का है, जो कभी भी गलत कार्यों को करने नहीं देगा। अगर किसी भी देश के समाज का, किसी भी देश की जनता का अगर इतना नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को रोकने वाला यहाँ पर अमेरिका का खुद का समाज भी जो है वो खड़ा हो जाएगा अमेरिका की सरकार के समक्ष, और ऐसी चीज़ों को वो बिल्कुल भी नहीं सहेगा। जैसा कि हर एक देश में होता है, ज़्यादातर समाज ऐसे ही हैं जो अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं और सरकार को उनके कार्य करने से रोकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। लास्ट वाली अगर आप इस लाइन को देखें तो क्या लिखा है, अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है। जैसा कि अगर देखा जाए 2003 के बाद जो था, 2003 तक आते आते अमेरिका थोड़ा सा नियंत्रित हो गया था। 2001 के बाद वो थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देने लगा या अपने शक्तियों का गलत प्रयोग करते हुए दिखाई देने लगा, लेकिन 2003 के बाद वो नियंत्रित हो गया क्योंकि संस्थागत बनावट भी अपने कार्य क्षेत्र में सही ढंग से काम करने लगी थी, जागरूक समाज भी अपनी तरफ से काम करने लगा था, और अगला जो बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी कहीं ना कहीं क्रियाशील हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर मजबूरन अमेरिका को अपने ऊपर यानी राष्ट्रपति को अपने ऊपर बाधाएं लगानी पड़ी और सोच समझ के कार्यों को करना पड़ा। अगला बिंदु जो है वो हमारा है नाटो। दोस्तों नाटो के बारे में आपने शायद पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में पढ़ा हो, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, नाटो एक ऐसा संगठन है, ये एक ऐसी संस्था बना है जो 1949 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ये यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देशों और अमेरिका को मिलाकर बनाया गया एक सैन्य गुट था, और इसी सैन्य गुट की वजह से यहाँ पर कुछ ही समय बाद सोवियत संघ ने भी अपना एक सैन्य गुट, जिसे वार्सा पैक्ट कहा था, जो साफ तौर पर प्रतिद्वंदी के तौर पर निकला था नाटो के। ठीक है, अब हम नाटो की बात करते हैं। नाटो एक सैन्य संगठन था, मैंने जैसे आपको बता ही दिया, लेकिन नाटो किस तरह अमेरिका के समक्ष अड़चन बन सकता है, आप लोगों को ये समझा दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ सैन्य संगठन नहीं था। नाटो सिर्फ और सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं था, बल्कि अमेरिका ने अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए और विश्व भर में वस्तुओं का प्रचलन लाने के लिए, उन्हें प्रसिद्ध करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपनी वस्तुओं का अत्यधिक व्यापार यूरोप के देशों के साथ किया जो उसके नाटो में शामिल थे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 1949 के बाद नाटो जो था, उस नाटो में बहुत सारे देश समय समय पर ऐड होते चले गए, और सिर्फ फिर पश्चिमी यूरोप के नहीं, पूर्वी यूरोप के देश भी उसमें आकर शामिल होने लगे, जिसकी वजह से जो नाटो नाम के जो सैन्य संगठन था उसका दायरा बढ़ता चला गया, और इसी वजह से यहाँ पर नाटो का विस्तार हुआ। अब नाटो किस तरह आचरण बन सकता है, मैंने अभी आपको बताया कि नाटो एक ऐसा संगठन बन गया था जिसमें अत्यधिक देश यूरोप के थे, और उन्हीं यूरोप के देशों के साथ अमेरिका ने व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे अमेरिका की जो पूंजी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो और ज़्यादा बढ़ने लगी, व्यवस्था अच्छी होने लगी, संसाधन बढ़ने लगे और कमाई बेहतर से बेहतर होने लगी।
अब जब उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, उस अर्थव्यवस्था का एक कारण कहीं ना कहीं नाटो के देशों को भी माना गया, क्योंकि नाटो के देश उससे धड़ाधड़ वस्तुएं खरीदे जा रहे थे और यूज करे जा रहे थे, अपने देशों में लागू कर रहे थे, अपने देशों में जनता को उपलब्ध करा रहे थे, जिस कारण यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में व्यापार देखा गया। अमेरिका द्वारा दूसरे देशों में निर्यात देखा गया, बेचा जाना देखा गया, और उनमें से एक कारण नाटो के देशों का अमेरिका के साथ करीबी और अच्छे संबंध होना था। लेकिन ये रुकावट कैसे बनेगा? ये रुकावट ऐसे बनेगा अगर नाटो के देशों को लगता है कि अमेरिका द्वारा किसी एक कार्य को गलत किया जा रहा है या कोई गलत काम उठाया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है, गलत काम किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में नाटो के देश ये धमकी या ये बात कह सकते हैं कि अगर अमेरिका यानी अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका कुछ गलत काम कर रहा है और वो अगर नहीं रुकता तो हम नाटो के देश उससे व्यापार करना बंद कर देंगे और व्यापार के साथ हम अन्य संबंधों को भी खत्म करना लाजमी समझेंगे। ये नाटो के देश कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अमेरिका के कार्यों को रोकने में उस समय के लिए संभव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति जरूर आ सकती है कि वो उस चीज को रोक सके, और इसी वजह से जो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था है वो बाजार मूलक अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी, अमेरिका का व्यापार भी खत्म हो जाएगा नाटो के देशों के साथ, और इसी कारण कहीं ना कहीं अमेरिका कमजोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जब अमेरिका को लगेगा कि इससे नुकसान हो सकता है, कमजोरी होगी ये, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका मजबूरन अपने उस फैसले को शायद रोक दे और नाटो के देशों की बातें मान ले। ये आखिरी तरीका था अमेरिका के कार्यों को रोकने का या अमेरिका की बातों को रुकवाने का, उसके फैसलों को शांत करवाने का, खत्म करवाने का। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक था आज हमारा ये टॉपिक। आपको कोई डाउट है तो आप वो ज़रूर कमेंट में डालकर आप पूछ सकते हैं और वो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगा। तो अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहें, आगे के लिए हम करते हैं बात और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।